आओ दोस्तों आगे पढ़ते हैं हम महमूद गजनवी के दरबारियों के बारे में। महमूद गजनवी पार्ट 2 के अंदर आया है ये। अब देखो, अलबरूनी की अरबी भाषा में लिखित किताबुल हिंद तत्कालीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत थी। उस समय महमूद गजनवी के बारे में बताता है ये। इसमें भारतीय भूगोल, विज्ञान, गणित, इतिहास, खगोल, दर्शन का वर्णन है। यह पुस्तक 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहलाती है। अलबरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। महमूद ख्वारिज्म अभियान में अलबरूनी को लाया गया था। महमूद ख्वारिज्म अभियान में अलबरूनी को लाया गया था, ये ध्यान रखना बच्चों। ख्वारिज्म अभियान में महमूद कब लाया इसको? ख्वारिज्म अभियान में अलबरूनी को लाया था। आगे चलते हैं। अलबरूनी का उपनाम अबू रेहान मोहम्मद है। ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों कि अबू रेहान, इसका उपनाम क्या है? अलबरूनी का उपनाम है अबू रेहान मोहम्मद था। किताबुल हिंद का हिंदी अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया है। आपको बहुत सी जगहों पे कहीं नहीं मिलेगी ये चीज़ें। इसका हिंदी अनुवाद किया है रजनीकांत शर्मा ने। किताबुल हिंद का अंग्रेजी अनुवाद किया है एडवर्ड सचाऊ ने किया है। एडवर्ड सचाऊ ने किया है। अलबरूनी धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। उसका ग्रंथ उस समय के जीवित भारत में से प्रभावित था। अलबरूनी भारत में 10 वर्ष रहा। कितने साल रहा अलबरूनी भारत में? 10 सालों तक अलबरूनी भारत में रहा था। अलबरूनी के अनुसार भारत में चतुर्वर्ण व्यवस्था के नीचे 8 अंत्यज थे, जिसमें धोबी, अंत्यज मतलब जो नीची कास्ट के लोग होते हैं, जिनको गिना जाता है नीची कास्ट में, धोबी, मोची, कुम्हार, जादूगर, नाविक, मछुआरा शामिल थे। अलबरूनी ने भारत में प्रचलित विभिन्न लिपियों की चर्चा की है। सिद्ध मातृका सर्वाधिक लोकप्रिय लिपि थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी लिपि के बारे में अलबरूनी बताता है। सिद्ध मातृका लिपि के बारे में अलबरूनी बताता है, जो कश्मीर, वाराणसी, कन्नौज में थी। भिक्षुकी लिपि बौद्धों की थी। भिक्षुकी लिपि बौद्धों, वैसे भी आपको याद हो जाएगा भिक्षुक बौद्धों में होते हैं, तो भिक्षुकी लिपि बौद्धों में थी। आगे चलते हैं बच्चों। फिरदौसी के बारे में पढ़ते हैं। उसी के दरबारी में था। फिरदौसी को महमूद ने अपने प्रत्येक छंद की रचना के लिए एक सोने की मोहर देने का वायदा किया था। फिरदौसी को कहता है कि तू एक छंद लिखेगा, प्रत्येक तेरे छंद के ऊपर मैं एक सोने की मोहर दूंगा, किंतु बाद में मना कर दिया नहीं उसको। दरबार में अपमानित किए जाने के कारण फिरदौसी ने आत्महत्या कर ली थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महमूद ने जब उसको वादा किया कि मैं तुमको क्या दूंगा, प्रत्येक छंद पे एक मोहर दूंगा, लेकिन उसने मना किया तो उसने आत्महत्या कर ली। फारसी में फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की है। फारसी में फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की। कौन सी? फारसी में शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की। फिरदौसी को पूर्व का होमर, फारसी का होमर भी कहा जाता है। उतबी ने, अब देखो तीसरा है उतबी ने तारीख यामिनी की रचना की। उतबी ने किसकी रचना की? उतबी की है तारीख यामिनी। और मैंने एक प्रश्न कल बताया था, यामिनी वंश की स्थापना किसने की थी? सुबुक्तगीन ने। देखो, तारीख यामिनी की रचना किसने की? उतबी ने। इसे किताबुल यामिनी भी कहा जाता है। यह अरबी में लिखी गई थी। उतबी महमूद का सचिव था। याद रखना बच्चों, उतबी महमूद का सचिव था। अब है बेहाकी के बारे में पढ़ते हैं। सुबुक्तगीन के दरबारी कवि बेहाकी ने तारीख ए सुबुक्तगीन की रचना की थी। तारीख ए सुबुक्तगीन बेहाकी, सुबुक्तगीन बेहाकी, बेहाकी बेहाकी मोहम्मद गजनवी के दरबार में भी थे। बेहाकी को लैनपूल ने पूर्व का पेप्स की उपाधि दी है। पूर्व का पेप्स नाम आए तो लैनपूल ने इसको पूर्व का पेप्स कहा है। बेहाकी को पेप्सी पी के बहक गया तो बेहाकी है, ऐसे याद कर लो। लैनपूल ने पूर्व का, और होमर किसको कहा है? फिरदौसी को। पूर्व का होमर किसको कहा है? फारसी का होमर फिरदौसी को। गजनवी के आक्रमण के प्रभाव व परिणाम। अब पढ़ेंगे अपन गजनवी के आक्रमण
के प्रभाव क्या रहे और परिणाम क्या हुए। महमूद के आक्रमण ने उत्तर पश्चिमी भारत की राजनीतिक संरचना को हिला दिया। खैबर दर्रा जो कि भारत का प्रवेश द्वार था, हमेशा के लिए विदेशियों के हाथों में चला गया। खैबर दर्रे से ही आए थे ना, तो खैबर दर्रा उन्होंने हथिया लिया। भारतीयों की आपसी फूट व सैन्य कमजोरी प्रकट हो गई। भारी मात्रा में धन संपदा भी लूट व नरसंहार किया गया। गजनवी के आक्रमणों के फलस्वरूप लाहौर शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया। लाहौर कौन संस्कृति का केंद्र बन गया? फारसी संस्कृति का। महमूद के आक्रमणों का स्थायी परिणाम यह हुआ कि पंजाब तुर्कों के नियंत्रण में चला गया। खैबर दर्रा जो गया, अब पंजाब बिल्कुल चला गया। तुर्कों द्वारा विशेष प्रकार का धनुष काम में लिया जाता था, जिसे फारसी में नावक कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, धनुष को नावक कहते हैं। अपन नावक का दिमाग नाविक से लगाएंगे। नाविक नो, नाव नहीं है ये क्या है? एक धनुष, एक प्रकार का धनुष जो तुर्कियों द्वारा उपयोग में लिया जाता था। गजनवी के दरबारी कवि फारूकी ने गजनवी द्वारा लाहौर में बनवाए गए निगार खाना का उल्लेख किया है। लाहौर में बनवाए गए निगार खाना का उल्लेख किया है। फारूकी ने गजनवी द्वारा लाहौर में बनाए गए निगार खाना का उल्लेख किया है। इसमें गजनवी का रूप चित्र, व्यक्तिगत चित्र, पोर्ट्रेट है। मोहम्मद हबीब ने उत्तर भारत में तुर्कों की विजय को नगरीय क्रांति कहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नगरीय क्रांति भी कहा गया है। उत्तर भारत में जो आक्रमण हुए थे उनको नगरीय क्रांति कहा गया है। सोमनाथ के पुनर्निर्माण का इतिहास देख लेते हैं। महमूद द्वारा ध्वस्त सोमनाथ के शिव पुराण पुनर्निर्माण 1026 ईस्वी में चालुक्य शासक भीमपाल प्रथम तथा 1169 ईस्वी में कुमारपाल ने करवाया था। शिव मंदिर का पुनर्निर्माण देखो, महमूद ने तो ध्वस्त कर दिया। 1026 में चालुक्य भीमपाल ने, 26 में भीम और 1169 में कुमारपाल ने करवाया। अलफ खान ने 1293 में, अहमद शाह ने 1314 में, शम्स खान ने 1318 में, मुजफ्फर खां द्वितीय ने 1394, तातार खान ने 1520 में, औरंगजेब ने 1669 में मंदिरों को तोड़ा था। देखो ये तो है पुनर्निर्माण करवाना, जिसमें भीमपाल और कुमारपाल ने करवाया। अब वापस तोड़ा किसने? तो अलफ खान ने तोड़ा, अहमद शाह ने, शम्स खान ने। तोड़ने वाली बात कह रही हूँ मैं, तोड़ने वाली, बढ़ाने वाली नहीं। सबसे पहले तोड़ा मोहम्मद द्वारा सोमनाथ को तोड़ा गया, तोड़ा इसने। फिर उसके बाद बनाया किसने? चालुक्य शासक भीमपाल प्रथम ने, फिर कुमारपाल ने, 2 बन गए। फिर वापस तोड़ाई किसने करी? वापस मंदिर को किसने तोड़ा? अलफ खान 1293 में, अहमद शाह 1314 में, शम्स खान ने 1378 में, मुजफ्फर खां द्वितीय 1394 में, तातार खां से शम्स खां, मुजफ्फर खां, तातार खां, शम्स, मुजफ्फर, तातार, औरंगजेब। फिर सोमनाथ मंदिर को तोड़ा था। अहिल्याबाई होलकर ने वापस आपको किसने बनवाया? वापस जोड़ा किसने? अहिल्याबाई होलकर ने 1765 में, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1950 में वापस इसको बनवाया था। देखो वापस देख लो, अहिल्याबाई होलकर ने 1765 में, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1950 में। तो देखो बच्चों, ऊपर जो पहले तोड़ा किसने? मोहम्मद ने। फिर बनवाया किसने? 2 शासक, भीमपाल और कुमारपाल। फिर अपन वापस पढ़ेंगे, वापस किसने तोड़ दिया? अलफ खान, अहमद शाह, शम्स खां, मुजफ्फर खां, तातार खां और औरंगजेब। शम्स खां, मुजफ्फर खां, तातार खां और औरंगजेब। लास्ट में वापस किसने अब जुड़ाना शुरू किया? वापस 2 ही व्यक्ति आए, अहिल्याबाई और सरदार वल्लभ भाई पटेल। अहिल्याबाई और सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आगे देखते हैं। महमूद की सबसे बड़ी दुर्बलता उसका कुशल शासक प्रबंधन न होना।
तुर्की शासन व्यवस्था जनजातीय संगठन पर आधारित थी। जनजातीय संगठन व्यवस्था पर आधारित मोहम्मद को बुत शिकन मूर्ति भंजक कहा जाता है। लाहौर में महमूद गजनवी का अंतिम शासक खुसरो मलिक था। लाहौर में गजनवी वंश का, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि लाहौर में गजनवी वंश का अंतिम शासक खुसरो मलिक था, जिसे मोहम्मद गोरी ने कैद कर 1192 में मार दिया था। ठीक है, लाहौर में महमूद गजनवी का अंतिम शासक खुसरो मलिक था, जिसे मोहम्मद गोरी ने 1192 में मार दिया था। आज का इतना ही टॉपिक पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे अपन मोहम्मद गौरी के बारे में।